हाय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का ओमेगा क्लास 850 में। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12 का अर्थशास्त्र, और उसमें भी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ने वाले हैं। और इसका थर्ड चैप्टर का सेकंड लेक्चर है, जिसमें उत्पादन, व्यवहार एवं पूर्ति का नियम चल रहा है। तो एक लेक्चर ऑलरेडी इसका हो चुका है, आज इसका सेकंड लेक्चर देखने वाले हैं। तो ले चलते हैं सेकंड लेक्चर पे। आपको जो टॉपिक है उसको पढ़ाने इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेशन को लाइक शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ कोई ऐसा स्टूडेंट जो इकोनॉमिक्स का क्लास नहीं कर पा रहा हो तो प्लीज़ आप उसे बताइए कि ओमेगा क्लास 850 पर आए और इकोनॉमिक्स का क्लास बिल्कुल अच्छे से जरूर करें। हम लोग कल के क्लास में पूर्ति के नियम के अंतर्गत अन्य बातों के समान रहने या जो एजप्शंस हैं, जो मान्यताएं हैं, उसे कल पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ना है पूर्ति में परिवर्तन, कि आखिर पूर्ति में परिवर्तन कब कब होता है। पूर्ति में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? जैसे सप्लाई का मतलब पूर्ति होता है, तो सप्लाई में चेंज कब कब आता है? किसी वस्तु की अगर पूर्ति होती है, सप्लाई होती है, तो कौन कौन से ऐसे कंडीशन हैं कि उसके पूर्ति में परिवर्तन हो जाए, बदलाव हो जाए, ठीक ना। तो देखिए, तो पूर्ति में परिवर्तन के दो केस बनते हैं। एक केस में आता है कीमत में परिवर्तन। पहला आता है कीमत में परिवर्तन, यानी पहला कहता है कि कीमत में परिवर्तन होगा तो जो है पूर्ति में भी परिवर्तन होगा। अब कीमत में परिवर्तन के दो इफेक्ट पड़ेंगे, या तो पूर्ति का विस्तार होगा, यानी जितना गुड्स पहले बाजार में बेचे जाते थे उससे अधिक गुड्स बाजार में आ जाएंगे बेचने के लिए। या हो सकता है कि पूर्ति का संकोचन हो जाए, यानी जितना वस्तु पहले बेचने के लिए बाज़ार में आती थी उससे कम आ जाए बाज़ार में, यह भी हो सकता है। यह पहला कारण है। दूसरा कारण देखते हैं। दूसरा कारण है कि अन्य कारकों में परिवर्तन जो है, अन्य कारकों में परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे अन्य कारक होते हैं, जैसे अगर अन्य कारक में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप इसका भी दो इफेक्ट पड़ेगा। एक हो सकता है कि पूर्ति की वृद्धि हो जाए, और दूसरा हो सकता है पूर्ति की कमी हो जाए। तो एक एक करके हम लोग अब बात करेंगे, ठीक है ना। आप समझ पा रहे किस पे बात कर रहे हैं? तो पूर्ति में परिवर्तन यानी सप्लाई में चेंज कैसे कैसे आता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले पहला केस देखते हैं। पहला केस है कीमत में परिवर्तन, ठीक ना। पहला केस है कीमत में परिवर्तन। तो कीमत में परिवर्तन का ऑप्शन ये कह रहा है कि पूर्ति का विस्तार। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो गया, तो इसका दो इफेक्ट पड़ेगा, या तो उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी या तो सप्लाई कम हो जाएगी। तो पहला केस करें पूर्ति का विस्तार, यानी सप्लाई इंक्रीज कर जाए, ठीक ना। अगर कीमत मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत जैसे बढ़ता है तो पूर्ति भी बढ़ जाती है। वहीं करें जब कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप, यानी जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है। कहने का मतलब है कि जब किसी कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है तो उसे हम पूर्ति का विस्तार कहते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में यही आना चाहिए कि मान लीजिए कोई भी वस्तु है, अगर उसकी कीमत बढ़ जाती है तो इसके कारण उस वस्तु की जो पूर्ति है, जो सप्लाई है, वह भी बाज़ार में बढ़ जाएगा, क्योंकि सब कोई अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहेगा। इसलिए लोग सोचेंगे कि अरे चलो बाज़ार में अधिक से अधिक जो हम लोग सामान को ले चल के बेचें, क्योंकि इसका दाम बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ठीक ना। तो यही कारण है। तो इसे बोलते हैं हम लोग पूर्ति का विस्तार, ठीक है। कब होगा? जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी और इसी के कारण उपभोक्ता अधिक मात्रा में सामान को लेकर, वस्तु को लेकर बाजार में पहुंच जाएंगे, यानी पूर्ति बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इसे बोलते हैं पूर्ति का विस्तार, यानी जितना वस्तु पहले बेचा जाता था अब उससे अधिक बाजार में बिकेगा, ठीक है। इसे डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे देखिए, ये है आपका, इस यहाँ पे कीमत दिखाया गया, यहाँ पे पूर्ति दिखाया गया, और यह है सप्लाई कर्व, और ये है वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अब देखिए, जब P था तो P पॉइंट पे सप्लाई कितना था? यहाँ तक था, Q तक था, ठीक है। जब P पॉइंट पे प्राइस P था तो सप्लाई भी Q था, लेकिन जैसे प्राइस P से P1 हुआ बढ़ के, वैसे सप्लाई Q से Q1 हो गया। देख रहे हैं, इतना बढ़ गया। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब है कि जब कीमत बढ़ेगी तो क्या होगा? तो
पूर्ति का जो है विस्तार हो जाएगा, यानी अधिक मात्रा में वस्तुएं बेची जाने लगेंगी। इसी का कीमत का दूसरा प्रभाव पड़ता है। कीमत का दूसरा प्रभाव पड़ता है कि पूर्ति का संकुचन, यानी जितना वस्तु पहले बाजार में बेचने के लिए आती थी अब उससे कम हो जाएगा। कारण क्या है कि किसी वस्तु की कीमत में कमी होने के कारण, मान लीजिए किसी वस्तु के कीमत में कमी हो जाता है तो कीमत होने के कारण क्या होगा, उसकी पूर्ति घट जाएगी। क्योंकि मान लीजिए अचानक अगर भिंडी की जो सब्जी है तो भिंडी के दाम अगर अचानक 2 रुपये किलो हो जाए तो कोई भी उत्पादक नहीं चाहेगा कि 2 रुपये में अपनी भिंडी के सब्जी को ले जाकर बाज़ार में बेचे, तो कहेगा इससे बढ़िया हम जैबे नहीं करें, अपने बाज़ार अपने भिंडी को लेकर जाएंगे नहीं, घर पे ही खा लेंगे या किसी को दे देंगे, ठीक ना। तो बाज़ार में लेकर नहीं जाएगा, तो उसकी जो सप्लाई है, जो बाज़ार में सप्लाई है, जो पूर्ति है वह घट जाती है, ठीक ना। तो उसी को बोलते हैं पूर्ति का संकुचन। समझ में आ रहा है? यानी पूर्ति का संकुचन का मतलब हुआ कि जब कीमत में कमी कर दिया जाए, जब किसी वस्तु के कीमत में कमी होता है तो उसका पूर्ति, उसका सप्लाई बाज़ार में अधिक नहीं हो पाता है, यानी सप्लाई कम हो जाता है और उसी को बोलते हैं पूर्ति का संकुचन। ठीक है, इसे भी डायग्राम से समझ लीजिए, इसे भी आप लोग डायग्राम से समझ लीजिए। यहाँ पे पूर्ति है, ये कीमत दिखाया गया और ये आपका हो जाएगा वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, और देखिए ये सप्लाई कर्व है, एस से डिनोट किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्राइस जब पी था तो इस बिंदु पर जो है ए पर जो है सप्लाई कर्व को टच किया था और कितना वस्तु बिका गया था, ओ से क्यू तक इतना सप्लाई हो रहा था, ठीक है ना। लेकिन जैसे प्राइस घट कर P1 हो गया तो जो सप्लाई था वो भी बी पॉइंट पे घट के आ गया, इतना घट गया, यानी मात्र Q1 पर देखिए P पर जब प्राइस हुआ तो बी बिंदु पर आ गया सप्लाई और देखिए मात्र इतना ही सप्लाई हुआ। ठीक है, इतना ही सप्लाई हुआ Q1 तक। पहले कितना था, Q से लेकर Q तक, सॉरी O से लेकर Q तक था, अब जो है O से लेकर Q1 तक हो गया, यानी घट गया है। वही कहने का मतलब है कि जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो बेचने वाले लोग बाज़ार में अपना सामान लेकर नहीं आते हैं, क्योंकि घाटा में कोई बेचना नहीं चाहेगा, ठीक है ना। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण उस वस्तु की जो है उसकी पूर्ति में संकुचन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा फैक्टर है कि अन्य कारकों में परिवर्तन हो जाए। दो चीज़ें थी, एक था कीमत में परिवर्तन और उसके 2 प्रभाव हुए। समझिए, एक था कीमत में परिवर्तन और उसके 2 प्रभाव हुए। पहला पूर्ति का विस्तार और पूर्ति का संकुचन। दूसरा इफेक्ट कहता है कि अन्य कारकों में परिवर्तन, यानी अन्य कारकों में परिवर्तन होंगे तो इसके भी 2 प्रभाव होगा, एक होगा पूर्ति में वृद्धि और दूसरा होगा पूर्ति में कमी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले पूर्ति में वृद्धि, यानी अन्य कारकों में परिवर्तन के प्रभाव में पहला है पूर्ति में वृद्धि, यानी जब समान कीमत पर, यानी कीमत नहीं बदलेगा, किसी भी वस्तु की कीमत नहीं बदलेगा, लेकिन अन्य कारकों में परिवर्तन हो जाए। अन्य कारक बहुत चीज़ें होती है, जैसे जानते हैं जो है साधन की मतलब ट्रांसपोर्टेशन के चार्ज कम हो जाए या बेसी हो जाए, ये भी हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, या जो कच्चे माल हो सकते हैं ये भी हो सकता है, ठीक ना। तो बहुत सारी चीज़ें अन्य कारकों में आता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जब समान कीमत पर, यानी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो, कीमत कांस्टेंट रहे, समान कीमत पर अन्य कारकों में परिवर्तन होने पर किसी वस्तु की पूर्ति पहले से अधिक होने लगती है तो उसे पूर्ति की वृद्धि कहते हैं। समझ में आ रहा है? देखिए ध्यान से समझिए, पूर्ति की वृद्धि क्या है। पूर्ति की वृद्धि है कि किसी भी वस्तु के कीमत में बदलाव नहीं हो, लेकिन कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा बदलाव हो जाए कि उसके कारण वस्तु की वस्तु की पूर्ति बढ़ जाए, उसी को बोलेंगे पूर्ति की वृद्धि। जैसे मान लीजिए अचानक आप जो है पहले पुराना मशीन से आप सामान बना रहे थे, अचानक अपनी नया जो है मशीन ला लिया, तो नया मशीन लाएंगे तो उसकी इफ़िशियंसी, यानी उसकी जो प्रोडक्शन जो क्षमता होगी, उत्पादन जो क्षमता होगी तो अधिक होगी, तो अचानक आपका उत्पादन ज़्यादा होने लगेगा, और जैसे आपका उत्पादन ज़्यादा होने लगेगा आप बाज़ार में अधिक वस्तु को ले जाकर बेचना शुरू करोगे, ये भी कारण हो सकता है। तो उसी को बोलते हैं पूर्ति में वृद्धि, यानी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो परंतु अन्य कारकों में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की पूर्ति बढ़ जाए, उसे बोलते हैं पूर्ति की वृद्धि।
समझ में आ रही है? देखिए यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे है आपका कीमत देखो दिखाया गया, यहाँ पे पूर्ति है और ये आप देखिए यहाँ पे ए वाई एक्सिस और ए एक्स एक्सिस और यहाँ पे दो सप्लाई कर्व दिखाया गया है, ए एस है और ए S1 है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, देखिए जब प्राइस पी था तो प्राइस देखिए दोनों में कांस्टेंट है, ए बिंदु पर और बी बिंदु पर, दोनों पर प्राइस कांस्टेंट है, एक ही प्राइस लाइन है, ठीक है ना। और इस पी जो प्राइस था बिल्कुल प्राइस में बदलाव नहीं हुआ है। तो ए पर देखिए जब ए पर था तो यहाँ पे सप्लाई कितना था, क्यू था, ठीक है। लेकिन फिर उसी प्राइस पे उसी कीमत पे अचानक सप्लाई देखिए कि यहाँ चला गया, बी पर चला गया, यानी क्यू से लेकर ओ से लेकर Q1 तक बढ़ गया, यानी कुछ न कुछ अन्य कारकों में परिवर्तन हुआ होगा जिसके कारण पूर्ति में वृद्धि की गई, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो है पूर्ति में कमी, इसे समझते हैं। पूर्ति में कमी क्या होता है? यहाँ भी ध्यान रखना है कि जब समान कीमत पर, यहाँ भी कीमत नहीं बदलना चाहिए, समान कीमत पर अन्य कारकों में परिवर्तन होने के कारण किसी वस्तु की पूर्ति पहले की अपेक्षा कम हो जाती है तो उसे पूर्ति की कीमत कहते हैं, पूर्ति की कमी कहते हैं। माफ़ी चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। क्या है पूर्ति की कमी? क्या है? यानी किसी भी वस्तु की कीमत में बदलाव नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसे कारकों में बदलाव हो जाए, ऐसे कारकों में परिवर्तन हो जाए जिसके परिणाम स्वरूप वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है तो उसे बोलते हैं पूर्ति की कमी। जैसे अभी मैंने बताया कि मान लीजिए आप ऐसे जो है, जैसे आप कोई नया मशीन खरीद के लेकर आए हैं, उसे 1-2 महीने चलाए हैं, तो उस मशीन से आप चला रहे हैं, उससे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन अचानक उस मशीन में कमी आ जाती है या मशीन बहुत पुराना पड़ जाता है तो प्रोडक्शन पहले जैसे नहीं करेगा, वह उत्पादन पहले जैसे नहीं करेगा, उत्पादन कम हो जाएगा जिसके कारण आपकी पूर्ति घट जाएगी, या अन्य कारक भी हो सकता है, ठीक है। इसे भी डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए कीमत है, पूर्ति है, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस और दो सप्लाई कर्व है, ठीक है। देखिए यहाँ भी प्राइस सेम है, प्राइस नहीं बदला है, प्राइस सेम है, नहीं बदला है, लेकिन बी पर देखिए, बी पर पहले था और क्यू पे यहाँ पे चल रहा था, सॉरी यहाँ पे देखिए, माफ़ी चाहूँगा, ये यहाँ पे है, यानी सबसे पहले यहाँ पे था, जब प्राइस पी था तो सबसे पहले ए पर प्रोडक्ट बिक रहा था, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई देखिए दिखा रहा है। तो अचानक कुछ ऐसा हुआ होगा, देखिए पूर्ति का हुआ अंदर की तरफ चला गया, यानी ये एस से S1 पे आ गया, ठीक ना, और यहाँ पे बी पॉइंट पे अचानक ये क्यू तक पहुँच गया और पी तक पहुँच गया। तो वही कहने का मतलब है कि कुछ ऐसा कारक में परिवर्तन होता है कि पूर्ति वक्र जो है अंदर की तरफ खिसक जाती है। जैसे देखिए यहाँ से ये वाला रेखा यहाँ खिसक के चला आया, तो इसे बोलते हैं पूर्ति की कमी, ठीक है। अब इसे मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा आसान भाषा में, समझिए। 2 चीज़ें ले चलते हैं मेन टॉपिक पे। यहाँ देखिए, पहला चीज़ था कि पूर्ति में परिवर्तन जो है किस प्रकार होता है। तो पूर्ति में परिवर्तन के 2 तरीके हैं। पहला तरीका बताया गया कि पूर्ति में परिवर्तन किस तरीके से होगा, यानी कीमत में परिवर्तन हो जाए, ठीक है ना। यानी पहला केस कहता है कि कीमत में परिवर्तन होगा, इसमें ए और बी दिखाया गया, यानी पूर्ति का विस्तार, पूर्ति का संकुचन। कहने का मतलब है कि अगर किसी वस्तु की कीमत में कमी होगी तो उसका जो है पूर्ति भी कम हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे पूर्ति का संकुचन। लेकिन किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो उसका पूर्ति भी बढ़ जाएगा, तो उसे बोलेंगे पूर्ति का विस्तार, ठीक है। दूसरा केस कहता है कि अन्य कारकों में परिवर्तन, तो इसमें भी 2 केस बनता है, पूर्ति की वृद्धि और पूर्ति का संकुचन। पूर्ति की वृद्धि क्या है, यानी मान लीजिए आपने नया मशीन लगाया है और उसके चलते आपका उत्पादन अचानक बढ़ जाए तो उसे बोलेंगे पूर्ति की वृद्धि। और पूर्ति की कमी क्या है, पूर्ति की कमी है आप पुराने मशीन से अपना उत्पादन कर रहे हैं तो पूर्ति बिल्कुल घट जाएगी, तो उसे बोलते हैं पूर्ति की कमी। समझ में आ रहा है? अन्य कारक भी हो सकते हैं, एक ही कारक नहीं होता है, ठीक है। अब मैं ले चलता हूँ कुछ अगले पॉइंट पे, इसे भी समझिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज़ आती है पूर्ति वक्र पर चलना। पूर्ति वक्र पर चलना क्या होता है, जैसे हम लोगों ने मांग वक्र पर चलना पढ़ा था, वैसे पूर्ति वक्र पर भी चलना होता है। देखिए होता क्या दरअसल कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण, यानी जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाए, उसके प्राइस में चेंज आ जाए,
और उसके कारण वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन होता है। और उसके कारण अगर वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन होता है तो इस स्थिति में उत्पादक पुरानी पूर्ति वक्र पर ऊपर या नीचे की ओर चलता है, केवल उसका संतुलन बिंदु बदलता है, तो इस स्थिति को हम पूर्ति वक्र पर चलना कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, यानी अगर किसी भी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, परिवर्तन होने के कारण उसी पूर्ति वक्र पर उपभोक्ता या तो ज़्यादा सप्लाई करेगा या तो कम सप्लाई करेगा, ठीक है ना। उसी को बोलते हैं पूर्ति वक्र पर चलना। जैसे देखिए, आप एक रेखा से जो है रेखा चित्र से समझिए, यहाँ पे एक कीमत है, ठीक ना, और एक पूर्ति है। दरअसल कट गया है, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे कीमत है। अब देखिए एक कीमत है और यहाँ पे पूर्ति है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये तो कांस्टेंट लाइन है, ठीक ना, यहाँ पे प्राइस केवल पी दिखाएगा। इसका मतलब पहले यहीं पे उपभोक्ता था, इस लाइन पे पहले अपना इस प्राइस पे अपना और क्यू पर अपना प्रोडक्ट सप्लाई करता था, यानी पी प्राइस पर अपना क्यू वस्तु को उपभोक्ता ए पॉइंट पर सप्लाई करता था, ठीक ना, पूर्ति करता था। लेकिन अचानक जब उसकी कीमत बढ़ी, उसकी प्राइस इंक्रीज हुई, तो उपभोक्ता पहुंच गया P2 पे, यानी P2 पहुंच गया। और जैसे उपभोक्ता P2 पे पहुंचा, ठीक ना, तो वह चला गया C पॉइंट पे चला गया और सप्लाई कहाँ चला गया, Q2 पे चला गया। इतना दूर सप्लाई आ गया, ठीक है ना, यानी सप्लाई में इंक्रीज हुआ और यहाँ पे प्राइस में भी इंक्रीज हुआ, ठीक ना, तो उधर गया। फिर देखिए, फिर अचानक दाम कम होगा तो P से P1 पर आ जाएगा, तो यहाँ पे एक इस प्राइस पे आ गया, इस प्राइस पे जब देखिए दाम कम हो गया तो उपभोक्ता मात्र Q1 वस्तु सप्लाई करेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि देखिए जब दाम बढ़ा, P2 हुआ, तो इसके ए पॉइंट से उपभोक्ता खिसक कर C पे चला गया, यानी देखिए इतना वृद्धि हुआ ना। उसी तरह से जब प्राइस P से P1 आ गया, यानी कम हो गया, तो देखिए ए पॉइंट से सप्लाई भी B पर आ गया, यानी ये भी कम हो गया। तो उसी को बोलते हैं, यानी इस पे देखिए एक बार उपभोक्ता ऊपर की तरफ चला, एक बार नीचे की तरफ चला, तो इसी को बोलते हैं कि पूर्ति वक्र पर चलना। ये पूर्ति वक्र है ना, और इस पर उपभोक्ता क्या आ रहा है, एक बार इस पूर्ति वक्र पर एक बार ऊपर की ओर चल रहा है, एक बार नीचे की ओर चल रहा है, उसी को बोलते हैं पूर्ति वक्र का चलना, ठीक है ना। चलिए अगला जो है यह है पूर्ति वक्र का खिसकना, इसे भी समझ लेते हैं। ध्यान से समझिए, जब समान कीमत पर, यानी कीमत में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, जब समान कीमत पर अन्य कारकों में परिवर्तन होने के कारण किसी वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन होता है। ध्यान रखना है, कीमत एकदम कांस्टेंट है, लेकिन अन्य कारकों में परिवर्तन हो रहा है जिसके कारण किसी वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन होता है, तो नई पूर्ति वक्र का निर्माण होता है। ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में नई पूर्ति वक्र का निर्माण होगा, अर्थात पूर्ति वक्र आगे की ओर या पीछे की ओर खिसक जाती है, तो उसे हम पूर्ति वक्र का खिसकना कहते हैं। ध्यान रखना है, करना क्या है कि इस केस में जो है कीमत में परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ अन्य कारकों में परिवर्तन होगा। तो देखिए यहाँ पे ये आपका कीमत दिखाएगा, ये आपका पूर्ति है, और यहाँ पे आपका ये वाला है आपका जो है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और सेंटर है, और ये आपका देखिए प्राइस लाइन है। देखिए प्राइस बिल्कुल कांस्टेंट है, बिल्कुल कीमत नहीं बदला है, लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे पहले ए बिंदु पर, यानी ये है सबसे ओरिजिनल कीमत रेखा, फिर उसका S1 हो गया है, फिर S2 हो गया है, ठीक है। अब देखिए जब प्राइस P था तो उपभोक्ता जो है ए पॉइंट पर S रेखा पर, S सप्लाई पर Q यानी Q वस्तु पूर्ति करता था, ठीक है। लेकिन जैसे ही अन्य कारकों में परिवर्तन हुआ तो प्राइस तो वहीं रहा, लेकिन अचानक उसकी उपभोक्ता की जो पूर्ति थी वो ए से बढ़कर बी पर आ गई और एक नई सप्लाई कर्व, एक नई पूर्ति रेखा का निर्माण हो गया S1, ठीक ना। और S1 जब निर्माण हो गया तो ऐसे में क्या हुआ, उसकी पूर्ति भी Q से बढ़कर Q1 आ गई। समझ में आ रहा है। उसी तरह से अचानक जब उसकी प्राइस वहीं रही लेकिन अन्य कारकों में परिवर्तन हुआ तो उपभोक्ता एक बार ए से सी पर आ गया, और सी पे आने के कारण एक नई पूर्ति वक्र का निर्माण हुआ, और वहाँ पे उपभोक्ता मात्र Q2 वस्तु का सप्लाई किया। यानी इसे देखिए, एक बार ये तो मेन था,
इसी पे उपभोक्ता शुरू में था। तो एक बार जो है उन्हें कार्यक्रम परिवर्तन हुआ तो उपभोक्ता आगे की तरफ बढ़ा था, एक नई पूर्ति रेखा का निर्माण हुआ। फिर एक बार प्राइस जो है वही रहा, लेकिन अन्य कार्यक्रम में परिवर्तन हुआ तो उपभोक्ता एक बार ए से सी पे चलाया, जिसके कारण एक बार फिर नई पूर्ति रेखा का निर्माण हुआ। ठीक ना। तो कहने का मतलब है कि उपभोक्ता मेन रेखा से, मेन पूर्ति वक्र से एक बार आगे बढ़ता है, एक बार पीछे बढ़ता है। इसी को बोलते हैं पूर्ति वक्र का खिसकना। ठीक ना, पूर्ति वक्र का खिसकना, यानी पूर्ति वक्र खिसकने में नई पूर्ति वक्र का निर्माण होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि आखिर ये जो पूर्ति में वृद्धि हो रही है, पूर्ति में या पूर्ति वक्र के दाईं ओर खिसकने के कारण क्या है। ठीक ना, तो देखिए पूर्ति वक्र के दाईं ओर खिसकने के कारण, दाहिना ओर, यानी अगर पूर्ति वक्र ये मान लीजिए मेन वाला है तो दाहिनी ओर यानी इधर खिसकने का कारण क्या है, यानी इस S से S1 पर आने का क्या कारण है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका कारण है कि उत्पादन प्रगति, यानी अचानक आपकी उत्पादन अधिक होने लगे तो बाज़ार में अधिक आप वस्तु को बेचेंगे तो आप ए से चले जाएंगे कहाँ पे, बी पॉइंट पे, यानी अधिक वस्तु का सप्लाई करेंगे। ठीक ना, तो ये केस हो सकता है। दूसरा, उत्पादन के साधनों की कीमतों में कमी, यानी जिस वस्तु को से आप जैसे मान लीजिए कच्चा माल मंगाते हैं ना, तो कच्चा माल की कीमतों में अचानक कमी हो जाए, नहीं, रॉ मटेरियल में कीमत में जब कमी हो जाएगा तो आपका तो पैसा बचेगा और उस पैसे को आप क्या करोगे, प्रोडक्शन में अधिक लगाओगे। ठीक ना, तो आपका अधिक पूर्ति होने लगेगा, तब भी जो है पूर्ति वक्र दाहिना ओर खिसक जाएगा। ठीक है, फिर है पूरक वस्तु की कीमतों में कमी। पूरक वस्तु की कीमतों में अगर कमी होता है तो अचानक जो है पूर्ति वक्र दाहिने ओर खिसकता है। जैसे पेट्रोल की कीमतों में अगर कमी होगा तो अचानक कार की पूर्ति बढ़ जाएगी बाजार में, क्योंकि कार को खरीदने वाले अधिक लोग आ जाएंगे। ठीक है ना। और चौथा है उद्योग में फर्मों की संख्या में वृद्धि। जैसे मान लीजिए जो है पहले 2-3 ही कार बना रही थी, 2-3 ही कंपनियाँ ऐसे थी जो कार बना रही थी, लेकिन कार उद्योग में अगर 50-60 वो कंपनियाँ और आ जाएँ तो कार का भरमार आ जाएगा बाजार में, बहुत ज़्यादा कार बिकने के लिए आ जाएंगी। ठीक ना, तो ऐसे में क्या होगा, तभी पूर्ति वक्र आगे की ओर खिसक जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। चलिए, और इसके बाद है कि पूर्ति वक्र में कमी कब आता है, यानी पूर्ति में कमी कही है या पूर्ति वक्र की बाईं ओर खिसकने का क्या कारण है। जैसे मान लीजिए ये आपका ये वाला मेन पूर्ति वक्र है। ठीक ना, तो आखिर ऐसा क्या कारण होगा जिसके कारण जो S से पूर्ति वक्र S1 पर आ जाए, क्या कारण होगा। ठीक है, तो देखिए इसके कारण है, जैसे प्राइस तो क्या होगा, प्राइस तो कांस्टेंट है। देखिए इसके कारण है कि तकनीकी के पुराने पड़ जाने के कारण, यानी जो भी तकनीकी आप अपना रहे हैं, जो भी मशीन आपके पास है वो पुराना पड़ गया तो उसका प्रोडक्शन कम होगा, और जैसे प्रोडक्शन कम होगा तो ए पॉइंट से जो उत्पादक है वो बी पॉइंट पे प्रोडक्शन करने लगेगा, यानी उत्पादन करने आपका जो है पूर्ति करने लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए उत्पादन के साधनों में वृद्धि, यानी जो भी रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं अचानक महंगा हो जाए तो महंगा होने के कारण आपका पैसा उसमें ज़्यादा लगेगा, तो सोचोगे यार चलो कम ही जो है वस्तु का उत्पादन करते हैं और कम ही बाज़ार में पूर्ति करेंगे, तभी जो है S से S1 पर आ जाएगा। दूसरा है पूरक वस्तु की कीमतों में कमी, यानी जब पूरक वस्तु की कीमतों में कमी होगा तभी क्या होगा, तभी जो है उपभोग जो है सब जो है आपका जो है पूर्ति वक्र वो भी खिसक जाएगा बाईं ओर। और चौथा है कि उद्योगों की फर्मों में कमी, और जब क्या होगा, जब अचानक उद्योग में फर्मों की संख्या में कम हो जाएगा। जैसे अधिक मात्रा में अगर कंपनियां गाड़ी बना रही हैं तो उसमें से बहुत सारी कंपनियां भाग जाएं तो कुछ ही बचेंगी, तो जब कुछ ही बचेंगी तो कुछ ही मात्रा में उत्पादन होगा तो उसकी सप्लाई भी कम हो जाएगी। उस केस में भी ए से यानी S1 से S2 पे जो है आ जाएगा, यानी ये कुछ कारण है। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा कि बिल्कुल सर अच्छे से समझ में आ रहा है, और इसका जो है सेकंड चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव बाकी है उसे हम कल करा देंगे, बिल्कुल कल श्योर है, कल हो जाएगा। चलिए थैंक यू, सेशन को लाइक शेयर कीजिएगा और मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट सभी को।